भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि विशेष में। मैं हूं अंजू सिंह। इस बार का कृषि विशेष हम आप तक पहुंचा रहे हैं हमारे देश के दक्षिणी छोर पर बसे राज्य तमिलनाडु से। तमिलनाडु वैसे तो अपनी सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है, लेकिन इसकी भौगोलिक स्थिति भी अन्य राज्यों से काफी भिन्न है। जहां पूर्वी तट पर ये एक समतल प्रदेश है, वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें उत्तरी और पश्चिमी भाग की, तो ये पर्वतीय क्षेत्र में विभाजित हो जाता है। इसके अलावा तमिलनाडु की कोस्ट लाइन भी काफ़ी लंबी है, जो कि 1000 किलोमीटर से भी ज़्यादा की है। और इसके पीछे वजह है पूर्वी तट पर जहां यहाँ बंगाल की खाड़ी है, वहीं दक्षिण में ये अरब सागर से घिरा हुआ है। इसीलिए यहाँ के लोगों के जीवन की बात करें तो उनकी जीवन और आजीविका का माध्यम है समंदर। आज हम बात करेंगे कि कैसे तमिलनाडु में मत्स्य पालन को लगातार प्रोत्साहित किया जा रहा है और नई तकनीक से कैसे मछुआरों और किसानों के जीवन में बदलाव आ रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कृषि विशेष की, जिसमें हम बात करेंगे आय की गारंटी मछली पालन। जिस कारण कम समय में अधिक उपज ले पाना भी बहुत ही मुश्किल होने लगा है। इस तरह की समस्याओं के लिए कुछ अलग तरह की कृषि का चयन एक बेहतर विकल्प हो सकता है, ताकि कम समय में अधिक पैदावार प्राप्त कर मूल्य भी अच्छा प्राप्त किया जा सके। ऐसा ही एक व्यवसाय है मछली पालन। इस व्यवसाय में मुनाफे वाले सभी गुण मौजूद हैं। ये एक उच्च कोटि खाद्य पदार्थ व्यवसाय है। देश के सामाजिक और आर्थिक विकास में मत्स्य पालन का काफी महत्वपूर्ण योगदान है। साथ ही मछली पालन आर्थिक रूप से पिछड़ी आबादी के एक बड़े वर्ग के लिए आजीविका का साधन भी है। ये क्षेत्र रोजगार, पोषण सुरक्षा और विदेशी मुद्रा अर्जित करने में भी सहायक है। मछली उत्पादन भारत को सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में गिना जाता है। कारण है यहाँ के दक्षिणी राज्य। भारत में सामान्य तौर पर 3 देशी कतला, रोहू, मृगल और 3 विदेशी सिल्वर कार्प, कॉमन कार्प, ग्रास कार्प मछलियों का पालन किया जाता है। बीते कुछ वर्षों में मत्स्य पालन क्षेत्र में अपार संभावनाओं को देखते हुए किसानों की रुचि भी मछली पालन की ओर बढ़ी है। देश के किसान या मछली पालक वैज्ञानिकों की सलाह पर नई तकनीकों के माध्यम से मछली पालन के व्यवसाय को अपनाकर उत्पादन में वृद्धि कर पोषक और संतुलित आहार की मात्रा को लोगों तक पहुंचाने में सफल हो रही हैं और अपनी आय को दुगुना करने में भी प्रयासरत हैं। मछली पालन आय की गारंटी में आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि वर्तमान में तमिलनाडु में मछली पालन या फिर कहें मत्स्य पालन क्षेत्र की स्थिति क्या है। इसको लेकर सरकार की तरफ से किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। तमिलनाडु के समुद्री राज्य को 1076 किलोमीटर लंबी तटरेखा और 41,412 किलोमीटर 2 महाद्वीपीय शेल्फ क्षेत्र के साथ 1.9 लाख वर्ग किलोमीटर के विशेष आर्थिक जोन का आशीर्वाद प्राप्त है, जो 5.95 लाख टन समुद्री मछली उत्पादन में योगदान देता है। ये 5,830 मशीनीकृत और 45,685 पारंपरिक मछली पकड़ने वाले शिल्पों के माध्यम से 10.48 लाख समुद्री मछुआरों को आजीविका का समर्थन करता है, जो सक्रिय रूप से मछली पालन में लगे हुए हैं। तमिलनाडु के पास 3.83 लाख हेक्टेयर क्षेत्र है। प्रभावी अंतर्देशीय जल संसाधनों में जलाशय, प्रमुख सिंचाई टैंक, लघु सिंचाई टैंक, छोटे मौसमी टैंक, तालाब, नदियाँ, बैक वाटर और परित्यक्त जल निकाय शामिल हैं।
अंतर्देशीय मछुआरों की आबादी 2.35 लाख है। 56,000 हेक्टेयर का अनुमानित खारा जल क्षेत्र मत्स्य पालन और 6,115.68 हेक्टेयर क्षेत्र है। तटीय जलीय कृषि उत्पादन के अंतर्गत है। मुख्य रूप से झींगा जलीय कृषि, तमिलनाडु समुद्री खारे पानी और अंतर्देशीय मत्स्य संसाधनों से समृद्ध है, जो मत्स्य पालन और संवर्धन के लिए उपयुक्त है। तमिलनाडु सरकार द्वारा मत्स्य संसाधनों के आर्थिक और सामाजिक आयामों पर पर्याप्त ध्यान दिया जा रहा है। मत्स्य पालन क्षेत्र बड़ी संख्या में मछुआरों को आजीविका प्रदान करके संबद्ध क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करने और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करके देश के सामाजिक आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बात करें उत्पादकता की तो आंकड़ों के अनुसार साल 2021-22 में देश का कुल मछली उत्पादन 16.24 मिलियन मीट्रिक टन था। भारत दुनिया में मछली का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है और अंतर्देशीय मछली उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। मत्स्य पालन क्षेत्र देश की जीडीपी में 1% योगदान देता है। देश के कुल समुद्री मछली उत्पादन में तमिलनाडु तीसरे स्थान पर है। तमिलनाडु ने 2021-22 के दौरान 1.14 लाख मीट्रिक टन समुद्री उत्पादों का निर्यात किया और 6,559.64 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा अर्जित की। राज्य की प्रति व्यक्ति मछली की खपत भी 2020-21 के दौरान 9.3 किलोग्राम से बढ़ गई है। केंद्र सरकार मत्स्य उत्पादन क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना चला रही है। इस योजना को मछली उत्पादन, उत्पादकता और गुणवत्ता से लेकर प्रौद्योगिकी, कटाई के बाद की बुनियादी ढांचे और विपणन तथा मत्स्य मूल्य श्रृंखला में बेहतरी के लिए डिजाइन किया गया है। इसका उद्देश्य मूल्य श्रृंखला को आधुनिक बनाना और मजबूत करना है। मत्स्य योजना का मकसद नीली क्रांति के जरिए देश में मछली पालन क्षेत्र के सतत और जवाबदेह विकास को सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना कुल अनुमानित लागत 20,050 करोड़ रुपए है। इस योजना में केंद्र की हिस्सेदारी 9,407 करोड़ रुपए है, जबकि राज्यों की हिस्सेदारी 4,880 करोड़ रुपए है और लाभार्थियों की हिस्सेदारी 5,763 करोड़ रुपए है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का लक्ष्य मछली उत्पादन को साल 2024-25 तक 220 लाख मीट्रिक तक बढ़ाने का है। इस महत्वाकांक्षी योजना से निर्यात आय दूनी होकर 1 लाख करोड़ रुपए हो जाएगी और इस योजना के माध्यम से मछली पालन के क्षेत्र में लगभग 55 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा करने की संभावना है। इस योजना में कई नई गतिविधियों और क्षेत्रों जैसे जेनेटिक सुधार कार्यक्रम, एक्वाकल्चर स्टार्टअप, मछली की खपत के लिए प्रचार गतिविधियों, तटीय मछली पालन ग्रामों का विकास और अत्याधुनिक थोक मछली बाजार आदि पर ध्यान केंद्रित करना है। सरकार के द्वारा किए जा रहे इन प्रयासों और नई नई योजनाओं के फलस्वरूप ही हमारे किसान भाई और मछली पालक अपने क्षेत्र में सफल हो पा रहे हैं। वर्तमान में सरकार द्वारा चलाई जा रही कई योजनाएं हैं जिससे मत्स्य पालन के क्षेत्र को अधिक बल मिल रहा है, जिसके कारण हमारे देश के मछली पालक पहले से और भी ज्यादा मजबूत और सुदृढ़ तरीके से काम कर रहे हैं और अपने कल को संवार रहे हैं। तो आपने जाना कि कैसे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से हमारे मछुआरों को लाभ हो रहा है और उनकी आजीविका भी सुनिश्चित हो रही है। फिलहाल इसी के साथ ही यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी कृषि विशेष जारी रहेगा, कहीं मत जाएगा। इस बार का कृषि विशेष हम आप तक पहुंचा रहे हैं तमिलनाडु के मंडपम से। अरे मैं गोली जब पैदा हुआ तो कैप्सूल था क्या? किसी कुत्ते को लात मार दो फिर उसको सॉरी बोल दो। कौन सी ब्रीड सर? नाम क्या है तेरा? प्रेम चोपड़ा। बहुत सूट करता है। मुझे कोई बताएगा कि क्या हो रहा है? मैं आज से विद्या हूँ और तुम जानते हो। तू आगे देखना। अरे मैं कोई गाड़ी थोड़ी चला रहा हूँ जो आगे देखूं। कॉमेडी तो अभी अभी शुरू की है बेटा, एक्शन में 30 साल से करता आ रहा हूँ। फंडू फीचर फिल्म्स में 5 जुलाई
शुक्रवार रात 8 बजे देखिए फिल्म ऑल द बेस्ट। सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। पारंपरिक तरीके से समुद्र में फिशिंग यहाँ के लोगों की आय का मुख्य साधन रहा है, लेकिन बीते कुछ वर्षों में मछलियों की संख्या तटीय क्षेत्रों में घटने लगी, जिसकी वजह से मछुआरों की आय पर भी आशंका के बादल मंडराने लगे। आइए अब आपको बताते हैं कि सरकार की तरफ से जो तमाम कदम उठाए जा रहे हैं उससे मछुआरों को किस तरह से लाभ हो रहा है और इसको लेकर वो क्या कहते हैं। खेती हो या फिर मछली पालन का क्षेत्र, सरकार इन्हें मजबूत बनाने के उद्देश्य से नित नई योजनाएं लेकर आती रहती है, जिसके फलस्वरूप किसान और मछुआरे आत्मनिर्भर होकर अपने कार्य में सफल हो रहे हैं। ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் இருக்கேன், திருவான வட்டம் தொண்டி புதுக்குடியில் மீனவராக இருக்கேன். நான் வந்து முன்ன வந்து படகு நாட்டு படகு வச்சுருந்தேன். அது இப்போ மீனவர் இதிலேருந்து எனக்கு போட்டு தந்திருக்காங்க. பிரதமர் திட்டத்திலேருந்து எனக்கு வந்து போட்டு தந்திருக்காங்க. இப்போ முன்ன வந்து சராசரி ஒரு நாளைக்கு 500 ரூபா வருமானம் வந்தது. இப்போ வந்து 1000 ரூபா பரவாயில்லாமல் வருமானம் வருது. இந்த வசதி பண்ணி தந்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி. வனத்துறைக்கு ரொம்ப நன்றி, மீன்வளத்துறைக்கு ரொம்ப நன்றி। मछली पालन के कई प्रकार हैं और उन्हीं में से एक है आधुनिक तकनीक से मछली पालन यानी केज कल्चर। केज कल्चर की बात करें तो ये पर्यावरण के अनुकूल है और ये खुले समुद्र में ही किया जाता है, जहां पर लहरों की गति कम होती है। इसके अलावा एक और फायदा है केज कल्चर का। जी हाँ, केज कल्चर की मछलियों की कीमत बाजार में अच्छी प्राप्त होती है, यानी इन्हें कभी भी बाजार में बेचा जा सकता है और अच्छी आय अर्जित की जा सकती है। किसी भी व्यवसाय को सफल बनाने में नई और आधुनिक तकनीक बेहद उपयोगी साबित होती है। मछली व्यवसाय के लिए भी नई तकनीकों का अपना ही फायदा है। इस क्षेत्र के लिए नई तकनीक किसी क्रांति से कम नहीं। नई तकनीकों के माध्यम से मछली पालकों को काफी लाभ हो रहा है और उनकी आमदनी में भी भारी बढ़ोतरी हुई है। अब उत्पादन को बढ़ाने के लिए नए तरीके अपनाए जा रहे हैं और वैज्ञानिक इसमें मददगार बन रहे हैं। मत्स्य पालन के क्षेत्र में भी बेहद लाभदायक तकनीक है केज कल्चर। ये मछली पालन की नई तकनीक है जिसमें जलाशयों में निर्धारित जगह पर फ्लोटिंग ब्लॉक बनाए जाते हैं। सभी ब्लॉक इंटरलिंक रहते हैं। जाली में 100-100 ग्राम वजन की मछलियां पालने के लिए छोड़ी जाती हैं। मछलियों को प्रतिदिन आहार दिया जाता है। फ्लोटिंग ब्लॉक का लगभग 3 मीटर हिस्सा पानी में डूबा रहता है और 1 मीटर ऊपर तैरते हुए दिखाई देता है। केज कल्चर में पंगेसिस प्रजाति की मछली का पालन होता है। 100-100 ग्राम की मछलियाँ 10 महीनों में 1-1.25 किलो की हो जाती हैं। बीते कुछ वर्षों से मछली पालक इस कल्चर को ज्यादा अपनाने लगे हैं और उन्हें लाभ भी मिल रहा है। मछली पालन के क्षेत्र में कई तरह की समस्याएं भी देखी जाती हैं। एक तो जमीन और जलीय संसाधन में प्रतिस्पर्धा बहुत ज्यादा हो गई है और लागत भी काफी बढ़ गई है। इसके अलावा विदेशी प्रजातियां पालन से मूल किस्मों पर बुरा असर पड़ रहा है और बहुत अधिक बीज संवर्धन करने के कारण बीमारियां भी फैल रही हैं। ऐसे में नई तकनीकों को चुनना ही सरल उपाय है, जिसमें से एक है बायोफ्लॉक तकनीक। इस तकनीक के सहारे कम क्षेत्र में मछलियों का अधिक उत्पादन किया जा सकता है। बायोफ्लॉक दरअसल शैवाल, जीवाणु, प्रोटोजोआ, अनुपयुक्त खाना और मछली मल से बना होता है। इसमें 60 से 70% कार्बनिक और 30 से 40% अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। बड़े बायोफ्लॉक नग्न आँखों से देखे जा सकते हैं। मछली पालन में बाहर से दिए गए फीड का 20 से 30% हिस्सा ही मछलियाँ उपयोग करती हैं। बाकी बचे पानी में ही रह जाते हैं। इन्हीं बचे हुए कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों को बायोफ्लॉक विशेष सूक्ष्म जीवों के जरिए फिर से खाने लायक बना देती है। इस तकनीक से लगातार पानी में ऑक्सीजन मिलता रहता है। मत्स्य पालन तकनीक कई प्रकार की होती है और तटीय क्षेत्र में खेती के लिए सबसे आदर्श है।
लेकिन इसे और विकसित करने के लिए और नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए हैचरी का विकास भी बहुत खास है, बहुत महत्वपूर्ण है। आइए जानते हैं कि हैचरी के विकास के लिए कौन कौन से नवाचारों को मत्स्य पालन से जोड़ा जा रहा है और इससे कौन से नए आयाम मत्स्य पालन के क्षेत्र में देखने को मिल रहे हैं। मछली पालन करने के साथ ही मछली बीज उत्पादन हैचरी लगाकर भी किसान भाई अच्छी कमाई कर सकते हैं। बढ़ते मछली पालन के कारण आजकल मछली बीज की अच्छी खासी मांग है। ऐसे में मत्स्य बीज उत्पादन स्वरोजगार का अच्छा माध्यम बन सकता है। इसके लिए केंद्र सरकार अनुदान भी दे रही है। केंद्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान मंडपम के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर रमेश कुमार ने इसके बारे में जानकारी दी। Here, my discipline is veterinary pathology. I am taking care of fish health status in hatchery as well as in the cage system. So, fish is totally depending upon the water environment. So, at any stages from larviculture to broodstock, nursery in larvae, grower stages, at any stages disease will come. So, the water, we have to keep the water environment very neat and clean. So the feed return it play a major role. So we have to take the feed return properly. Otherwise, there will be getting chances of ammonia formation. So in the rearing system, in the larviculture and the nursery system, ammonia formation is the main thing, getting chances of mortality. From the larvae to broodstock, many diseases are coming. Disease and disorders are coming. Particularly in hatchery system, they are getting chances of parasitic infestation. There is getting chances of ciliates, protozoal, and other crustacean parasites are the parasitic infestation which affecting in the hatchery system. So for that one, water is the main thing. We have to prevent the ammonia formation. So the other water parameters like temperature, dissolved oxygen, ammonia and salinity, that and all for we have to keep it the water in the suitable for the fish culture. So in cage system, once after completion of the nursery phase, we used to stock in the cage system. When it is going to the open system, getting chances of many infections. So we have to give more immunity or more immune boosting supplements to the fishes in larviculture. So for that, we are giving any vibriosis kind of vaccination. नई नई तकनीकों का फायदा अब केवल खेती में नहीं बल्कि आधुनिक तकनीकों का साथ लेकर मछली पालक भी निश्चित ही सफलता हासिल कर सकते हैं। साथ ही अच्छी आमदनी को भी बढ़ा सकते हैं। कृषि विशेष में यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम आपको बताएंगे कि क्या है CMFRI की भूमिका, कैसे नई तकनीक से हमारे किसान, हमारे मछली पालक मछली पालन को नए आयाम तक ले जा रहे हैं। जानेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहें कृषि विशेष। धरती का सीना चीर दे, दूध की नदियां बहा दे, अन्न उगा दे, बिना थके, बिना रुके, सर्दी गर्मी बरसात की परवाह किए बिना जो अडिग है, अटल है, वो किसान है। कामयाबी के आसमान पर पहुंचे धरती पुत्रों की दास्तान, सफल किसान। कार्यक्रम सफल किसान सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। मत्स्य पालन के क्षेत्र में CMFRI की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि समंदर की कई ऐसी मछलियों की प्रजातियां हैं जो कि विलुप्ति की ओर हैं। ऐसे में CMFRI की तरफ से ऐसे अनुसंधान किए जा रहे हैं और ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं ताकि इन प्रजातियों को बचाया जा सके और हमारे मछुआरों की इनकम में वृद्धि भी हो सके। आइए जानते हैं कि इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर का क्या कहना है।
भारत सरकार द्वारा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन 3 फरवरी 1947 को केंद्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई और बाद में वर्ष 1967 में संस्थान को भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान परिवार से जोड़ दिया गया। स्थापना के बाद लगभग 65 वर्षों के दौरान संस्थान विश्व में ही अग्रणी उष्णकटिबंधीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान बन गया। बीते सालों में संस्थान ने मत्स्य पालन के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। CMFRI की मुख्य उपलब्धि 8000 किलोमीटर से अधिक होने वाली तट रेखा से मत्स्य की पकड़ एवं प्रयास का आकलन करने के लिए विशेष तरीका, जिसे स्ट्रेटिफाइड मल्टी स्टेट रैंडम सैम्पलिंग मेथड कहा जाता है, का विकास एवं शोधन है। इस प्रणाली से संस्थान भारत के सभी समुद्रवर्ती राज्यों से पकड़ी गई 1000 से अधिक प्रजातियों से संबंधित 9 मिलियन पकड़ एवं प्रयास के डाटा रिकॉर्डों सहित कई राष्ट्रीय समुद्री मात्स्यिकी आंकड़ा केंद्र का अनुरक्षण कर रहा है। समुद्री संवर्धन में स्नातकोत्तर कार्यक्रम, जिसमें MFSC और PhD पाठ्यक्रम सम्मिलित हैं। समुद्री संवर्धन में मानव संपदा का भी सफलता पूर्वक विकास किया गया। CMFRI ने नए क्षेत्रों जैसे समुद्री पखमछली पालन, जैव प्रौद्योगिकी और जैव विविधता में अनुसंधान कार्य शुरू किए हैं। मत्स्य पालन के क्षेत्र में केंद्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान मंडपम के निदेशक ने संस्थान की भूमिका और आने वाले सालों में किन किन मुख्य कार्यों पर संस्थान का फोकस रहेगा, इसके बारे में विस्तार से बताया। आइए जानते हैं। The ICAR Central Marine Fisheries Research Institute is one of the premier fisheries research institute of the Indian Council of Agricultural Research. The CMFRI was initially started at Madras in the year 1947, and subsequently it was shifted to Mandapam camp in the year 1949, and then it continued to function as the CMFRI headquarters till 1971, and in 1971 the headquarters was shifted to Kochi in Kerala. In 1967, this institute, CMFRI, came under the aegis of the Indian Council of Agricultural Research. Now, Mandapam Regional Center is one of the oldest and the largest regional center of ICAR Central Marine Fisheries Research Institute. संस्थान ने तटीय आवास तंत्र और मछुआरों पर बुरा असर डालने वाले जलवायु परिवर्तन मुद्दों का संबोधन किया। समुद्री प्रग्रहण एवं पालन मात्स्यिकी में संस्थान के बहुविषयक पहल से विश्व के किसी भी सुव्यवस्थित समुद्री प्रयोगशाला की तुलना में अग्रणी संस्थान की मान्यता प्राप्त हुई है। The center has achieved significant breakthrough in breeding two very important commercially important food fishes. One is the cobia, Rhachycentron canadum, and the silver pompano, Trachinotus blochi. So these are the two important fishes which the center has bred, and we continue to work on standardization of captive breeding and seed production of many of the commercially important food fish resources. The center also focuses on the studies on fishery environment and also on marine biodiversity, particularly on the coral reef ecosystem, the mangrove ecosystems, and also on the protected species, the marine protected species. Another important aspect is when we talk about the seaweed farming as well as the captive breeding for seed production of commercially important food fishes, because the grow out of food fishes is mainly done in marine cages, the open sea cages. So along with that, we are trying to integrate the seaweed farming, which is popularly called as the integrated multi-trophic aquaculture, that is rearing fishes in open sea cages. And so in association to that, we are also having the rafts of seaweeds, so that a combination of fish rearing and seaweed farming is done. The focus for the next 1 year would be in the front of capture fisheries. We'll be focusing on the stock assessment and population dynamics of some of the important commercially food fishes and shellfishes which are not attempted so far. And in fishery environment and biodiversity, like we are working on the jellyfish swarming dynamics. We have been working, this particular project has been on for the last 6 years,
and we continue to work on the swarming dynamics of jellyfishes. केंद्रीय समुद्री मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान मंडबम के निदेशक ने बताया कि ये संस्थान नई तकनीकों पर काम कर रहा है, जो कि किसी भी संस्थान को आगे बढ़ाने में काफी महत्वपूर्ण है। पारंपरिक तरीके से समुद्र में फिशिंग यहाँ के लोगों की आय का मुख्य साधन रहा है, लेकिन बीते कुछ वर्षों में मछलियों की संख्या तटीय क्षेत्रों में घटने लगी, जिसकी वजह से मछुआरों की आय पर भी आशंका के बादल मंडराने लगे। आइए अब आपको बताते हैं कि सरकार की तरफ से जो तमाम कदम उठाए जा रहे हैं उससे मछुआरों को किस तरह से लाभ हो रहा है और इसको लेकर वो क्या कहते हैं। इस संस्थान द्वारा विलुप्त हो रही मछलियों को बचाने के उद्देश्य से कई कार्य किए जा रहे हैं। ब्रूड स्टॉक प्रबंधन के माध्यम से यहाँ कार्य कर रहे वैज्ञानिक इन प्रजातियों को सुरक्षा दे रहे हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में। For the first time in India, the seed production technology for cobia and silver pompano were developed here, and these fishes they have a very high and fast growth rate, and also it has a very good market. So we produce the seeds and the farmers are taking the seeds from us and they are farming in their cages and the coastal ponds. This is a endemic species of this Gulf of Mannar and Park Bay. We carry out this activity to enhance the stock in the wild. We produce the post larvae and ranch them in the Gulf of Mannar and Park Bay, which is the natural environment for this shrimp, and they grow in their natural environment and they are caught by the fishermen. मत्स्य पालन क्षेत्र 2 करोड़ 80 लाख लोगों को रोजगार दे रहा है। इसमें समुद्र से मछलियां पकड़ने वाले मछुआरे भी शामिल हैं और तालाबों में मछली पालन कर रहे किसान भी। मछली उत्पादन व्यवसाय दिनों दिन लोकप्रिय होता जा रहा है, कारण अपार संभावनाएं। दुनिया भर में लगभग 500 मिलियन लोग अपनी आजीविका के लिए मत्स्य पालन पर निर्भर हैं। बीते वर्षों में मछली उत्पादन में वार्षिक बढ़ोतरी देखी गई है। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि तमिलनाडु ही नहीं बल्कि पूरे देश में मछली व्यवसाय का भविष्य उज्जवल है। तो ये था हमारा आज का कृषि विशेष, जिसमें हमने आपको बताया कि तमिलनाडु के तटीय समुदाय के लोगों को मछली पालन के क्षेत्र में किस तरीके से मदद की जा रही है और इससे उनके जीवन में बदलाव आ रहा है। आशा करते हैं कि आज का कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर आपके कोई सुझाव हैं या फिर आप चाहते हैं किसी विषय पर हम कृषि विशेष आपके लिए लेकर आएं, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है ddkrishivishesh@gmail.com। पत्र लिखने के लिए हमारा पता नोट कर लें। कृषि विशेष, कमरा नंबर 59A, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आपके ईमेल्स और आपके पत्रों का हमें इंतजार रहता है। आपके सुझाव हमें कृषि विशेष को और बेहतर करने में मदद करते हैं। इसी के साथ ही यहाँ लेंगे आपसे इजाजत। कृषि विशेष के नए अंक में एक नए विषय के साथ फिर होंगे हाजिर। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।